Assalamu alaikum. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College Sialkot. Today our topic is life insurance, ज़िंदगी का बीमा और इसके काइंड्स। लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि आपको पता है कि इसमें कोई भी इंसान जो है वो अपनी लाइफ की जो है वो इंश्योरेंस करवाता है। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ज़िंदगी का बीमा एक ऐसा मुआहदा है जिसमें बीमाकार कुछ रकम किस्तों में बीमादार की वफ़ात की सूरत में किस्तों में या यकमुश्त लेकर बीमादार की वफ़ात की सूरत में या तयशुदा मुद्दत के पूरा होने पर महसूस रकम की अदायगी की ज़िम्मेदारी लेता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम्स पे करते हैं रेगुलर अमाउंट में, और ये एनुअल भी हो सकते हैं, सेमी एनुअल भी और मंथली भी हो सकते हैं। और इन प्रीमियम्स के बदले में वो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। यानी जो बीमादार होता है, जब उसकी जो इंश्योरेंस लेने वाला होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो प्रीमियम्स पे कर देती है। तो इसको हम ज़िंदगी का बीमा कहते हैं। अब इसके काइंड्स देखें, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ताहयात बीमा, म्यादी बीमा, सह अदायगी पॉलिसी, जीवन साथी बीमा, ग्रुप इंश्योरेंस, देही बीमा, मिकाती बीमा। इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ताहयात बीमा ये है कि जब कोई इंसान अपनी सारी ज़िंदगी यानी कि अपनी होल लाइफ के लिए इंश्योरेंस करवाता है तो उसको फिर हम ताहयात बीमा कहते हैं, कि जिसमें वो होल लाइफ प्रीमियम्स जो है वो पे करता है। उसके बाद देखें म्यादी बीमा है। म्यादी बीमा यानी कि जिसमें आप एक लिमिट म्याद रख लेते हैं टाइम पीरियड के, इतने टाइम पीरियड के लिए आपने पॉलिसी ली है तो उसको फिर हम म्यादी बीमा कहते हैं। फिर सह अदायगी पॉलिसी है कि समटाइम्स आप अपनी जो पेमेंट्स हैं उनकी एक रेगुलर इंटरवल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं और तब आप उनकी पेमेंट्स जो है इंश्योरेंस कंपनी को करते हैं, तो उसको हम सह अदायगी पॉलिसी कहते हैं। फिर जीवन साथी बीमा है कि जिसमें कोई स्पाउस जो है वो अपने अगर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ का बीमा करवा लेता है, या वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड का बीमा ले लेती है। तो इस तरह का जो बीमा पॉलिसी है उसको फिर हम जीवन साथी बीमा कहते हैं। उसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस है कि जब एज अ होल ग्रुप में आप इंश्योरेंस करवाएं तो फिर इसको हम ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। फिर देही बीमा है जो कि हमारे स्पेशली जो देहात के लोग हैं उनके लिए, यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, फार्मर्स हैं, उनकी इंश्योरेंस है। फिर मिकाती बीमा है। ठीक है, तो ये कुछ बीमा की काइंड्स थी जो कि अभी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि ज़िंदगी का जो बीमा है उसकी कुछ फ़वाइद हैं। ठीक है, वो भी क्या है तो देखिए, जब भी आप अपनी लाइफ को इंश्योर करवा लेते हैं, ज़िंदगी का बीमा करवा लेते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि जब वो जो जिस इंसान ने बीमा करवाया होता है, इंश्योरेंस करवाई होती है, तो उसकी डेथ के बाद जो भी उसकी पेमेंट्स थी जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास थी, वो उसके वर्सा को, उसके घर वालों को अदा कर दी जाती हैं। और इस तरह एक ओवरऑल आपकी जो आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, उससे भी फिर आपकी फैमिली जो है वो बच जाती है। और इसके अलावा अगर ख़ुद आपके फ़ायदे की बात की जाए, जो कि इंश्योरेंस करवा रहा होता है, तो उस पर इटसेल्फ जो है उसमें एक सेविंग्स की हैबिट डेवलप हो जाती है, उसकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, इस तरह से बहुत से जो एडवांटेजेस हैं वो आफ्टर इंश्योरेंस जो है आपको हासिल होते हैं। उसके बाद देखिए कि हादसाती बीमा है। हादसाती बीमा में बेसिकली ये वो इंश्योरेंस होती है कि जो आप किसी हादसे की सूरत में आप करवाते हैं, कि कोई एक्सीडेंट का अगर कोई चांसेस होते हैं तो उसमें फिर आप जो बीमा करवाते हैं तो उसको फिर हम एक्सीडेंटल या फिर हादसाती बीमा कहते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि इसमें जायदाद का हादसाती बीमा आ जाता है, मोटरसाइकिल या गाड़ी का हादसाती बीमा आ जाता है, और इंसान का अपना हादसाती बीमा आ जाता है, क्योंकि आपकी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको भी किसी न किसी हादसे का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक है तो उसमें अगर वो ख़राब हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, और इसी तरह से अगर आपका एसेट है, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, तो उसको किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ गया है तो वो ख़राब हो गई है। और इसी तरह से इंसान का अगर ख़ुद से उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह या हादसा उसको पेश आ गया है तो उस सूरत में भी, क्योंकि जान जाने का भी ख़तरा होता है, और समटाइम्स फिर अगर कोई चोटें बहुत ज़्यादा आ जाएँ तो फिर ऑपरेट वगैरह अगर करवाना हो तो उसके भी एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस सूरत में फिर जब आपने इंश्योरेंस ली होती है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ली होती है, तो फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कंपनसेशन जो है वो मिल जाती है, आप उन पर क्लेम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारे जो हैं वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के में आ जाती है ये चीज़। उसके बाद बीमा के फ़वाइद हैं, यानी ओवरऑल इंश्योरेंस के जो एडवांटेजेस हैं उसमें बचत है, मुनाफा बख्श कारोबार है, मौशरती फ़वाइद हैं, कर्ज़े की सहूलत है, नुकसान की मुंतकली, मुनाफा बख्श सरमायाकारी। इसी तरह से ये सरमायाकारी में इजाफा होता है, प्रीमियम्स बहुत मामूली होते हैं, आप अपना जो कारोबार है उसको आप लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। सनती और ज़राअत की इसमें तरक्की होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अपना जो तमाम चीज़ें हैं वो इंश्योर करवाई हुई हैं।
तो उसमें फिर आपको ये पता होता है कि अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में किसी डेंजर का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ गया तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंश्योरेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज़। उसमें आप देखें कि क्या प्रॉब्लम्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंश्योरेंस के हवाले से सामना करना पड़ता है। उसमें मौशी पसमानदगी है, गुर्बत है, जहालत है, लोगों का खौफ है, बीमा का रुझान, यानी कि ये सब लोग मतलब क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है तो प्रीमियम्स पे करना मुश्किल हो जाता है, वो खुद हैंड टू माउथ होते हैं, तो उसमें फिर एक अमाउंट उसमें से निकालना से अपनी इनकम में से वो बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा लोगों को पता भी नहीं इतना होता, जहालत की वजह से उन लोगों को इंश्योरेंस के इतने फ़ायदे भी पता नहीं होते। लोगों का भी एक खौफ होता है, ठीक है, और बीमा की तरफ लोगों का इतना रुझान भी जो है वो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, बीमा की डिफरेंट काइंड है जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसका उन्होंने कंपैरिजन किया है। उसके बाद आप ये देखिए कि कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं और MCQs हैं जो कि आपने इसके कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये हमारा इंश्योरेंस का चैप्टर जो है वो कवर हो गया। उसके बाद आप देखिए कि ज़राए नक़्ल हमल है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि चैप्टर नंबर 19 है आपका। इंग्लिश में ये ट्रांसपोर्टेशन के नाम से आपको अवेलेबल होगा आपकी बुक में। तो उसमें आप सबसे पहले देखें कि ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि ज़राए नक़्ल हमल की अहमियत क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेसिकली आप मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अगर आपको कोई ज़रिया चाहिए होता है तो वो फिर हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जिसमें रेलवेज़ आ जाती हैं, जिसमें गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिसमें एरोप्लेन्स आ जाते हैं, जिसमें बसेस, ट्रक्स वगैरह हर चीज़ जो है वो आपके जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मामन साबित होते हैं, वो हमारे ज़राए नक़्ल हमल या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आ जाते हैं। इसकी अहमियत की जहाँ तक बात है इसकी अहमियत देखें तो इसमें जो हमारे ज़राए नक़्ल हमल है उनकी वजह से हमारी मार्केट एक्सपैंड करती है, हमारी इंडस्ट्री जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप करता है, प्राइसेस में स्टेबिलिटी आती है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कारोबार की तरक्की होती है, मज़दूरों की नकलो हरकत में आसानी होती है। इसके अलावा अगर किसी जगह पे कहत का सामना पकड़ना पड़ रहा है, फेमाइन है, तो वहाँ पे फिर आप खाना वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो आराम से इजीली पहुंचा सकते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इस तरह से फिर लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होता है और डिफेंस की ज़रूरत अगर किसी जगह पे है तो उसको पूरा किया जा सकता है, सकाफ़त को फ़रोग़ मिलता है, मसारिफ़ पैदाइश में कमी आती है, फ़ी का आमदनी में लोगों की कमी आती है। इसी तरह से फिर आप देखिए कि ज़राए नक़्ल हमल की इक़साम है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बरी ज़राए हैं, बहरी ज़राए हैं और हवाई ज़राए हैं, ठीक है। बरी ज़राए जैसे कि वो तमाम चीज़ें जो कि खुश्की पे चलती हैं, जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ी हो गई, और हम जैसे हमारी जितनी भी लैंड ट्रांसपोर्ट है वो सारी की सारी बरी ज़राए में आ जाती है। बहरी ज़राए में हमारी मेरीन ट्रांसपोर्ट आ जाती है, जिसमें हमारे स्टीमर्स, लाइनर्स, शिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। उसी तरह से फिर आप देखें कि जो हमारा नेक्स्ट हवाई ज़राए हैं, यानी जिसमें हमारे एरोप्लेन्स वगैरह, जेट्स वगैरह आ जाते हैं, और फिर जब हम हवाई ज़रिए से भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो हमारी सारी एयर ट्रांसपोर्ट में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर इनके फ़वाइद हैं कि कोई ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो है और उसमें लेकिन कम सरमाया लगता है, और समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ट्रांसपोर्ट्स जो होती हैं वो आपको बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ती हैं। जैसे अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। रेलवे ट्रांसपोर्ट देखें तो वो एक सस्ता ज़रिया है, लेकिन रेलवे से भी चीज़ें जो हैं समटाइम्स अगर आपने ज़्यादा दूर जगहों पे पहुंचानी है तो फिर वहाँ पे समटाइम्स रेलवे लाइंस नहीं होती, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। इसी तरह से फिर आबी ज़राए हैं, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसको हम बहरी ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, तो उसमें भी फिर आपके जितने भी स्टीमर्स, लाइनर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आबी ज़राए में आ जाती हैं। उसके बाद इसकी भी फ़वाइद हैं और कुछ खामियां हैं कि बहरी जहाज़ों के ज़रिए जब सामान जा रहा होता है तो उसमें फिर ये ख़तरात का सामना करना पड़ता है कि आपका सामान क्योंकि बहुत देर तक शिप्स में रहता है, तो शिप्स क्योंकि पानी पे चल रही होती हैं तो नमी वगैरह होने से, मॉइस्चर ज़्यादा होने से आपका सामान भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट जो है, यानी कि जिसको हम एयर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट की भी इसी तरह से कुछ फ़वाइद हैं कि जिसमें क्या होता है कि आपके जितने भी अगर आप एयर ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं चीज़ें तो फिर उसमें आपके एक्सपेंसेस तो ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर वो आपकी जो है बिल्कुल राइट टाइम पे आपकी चीज़ें बहुत जल्दी उनकी फराहमी दूसरी जगह पे पॉसिबल होती है। तो इसी तरह से अगर हम इनको कंपेयर करें बहरी, आबी और
रेलवे ट्रांसपोर्ट को। और तो इसमें फिर हम देखते हैं कि जो भी कोई बिजनेसमैन है उसकी जो भी कोई ज़रूरत है, यानी अगर कोई भी एक्सपोर्टर है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है या उस प्रोडक्शन कर रहा है, और फिर उसने सबसे पहले अपने जायज़ा लेना होता है कि उसके जो गुड्स हैं वो किस तरह की हैं और किस नौइयत की हैं, क्या वो पैरिशेबल हैं, जल्दी स्पॉइल होने वाली हैं, या फिर वो इस तरह की हैं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर की जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप अपनी गुड्स की नेचर को देखते हुए फिर आप इस चीज़ को डिसाइड करते हो कि आपने कौन सी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है। आप लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर आफ्टर कैटेगराइजिंग द और डिसाइड आफ्टर द डिसीजन ऑफ द ट्रांसपोर्ट विच यू वांट टू यूज़, देन फिर आपने ये देखना होता है कि अब हमारे पास डिलीवरी टाइम क्या है, हमें जो इम्पोर्टर की तरफ से टाइम दिया गया है या परचेज़र बायर की तरफ से जो टाइम दिया गया है वो कितना है और हमने कितने दिनों में उसकी डिलीवरी पॉसिबल करनी है। फिर वो डिलीवरी टाइमिंग को देखते हुए भी आप अपनी ट्रांसपोर्ट को डिसाइड करते हैं। फिर अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए भी, क्योंकि जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो तो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, तो फिर आपने अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करना होता है। तो इस चीज़ को भी देखते हुए फिर आप देख लेते हैं कि कौन सी जो आपके लिए ट्रांसपोर्ट है वो बेहतर है, क्योंकि हर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक अगर वो एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो हर एक की कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। बट एट द एंड एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर, यू हैव टू, और एज अ exporter, you have to decide what kind of goods you are offering and what is the delivery time you have been given with. So after watching all these facts and figures, then you decide about choosing the transport, that which transport you will यूज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ योर डिलीवरी ऑफ योर गुड्स। सो उसके बाद अगर हम देखें इन कंपैरिजन देखें तो कुछ एक्सपेंसिव भी हैं और कुछ लेस एक्सपेंसिव हैं। और जैसे अगर हम रेलवे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें फिर रेलवे लाइंस का इशू होता है कि हर जगह पे रेलवे लाइंस नहीं होती हैं, तो फिर कई जगहों पे आपको रोड्स को यूज़ करना पड़ता है, आपको बसेस और ट्रक्स वगैरह में सामान को भेजना पड़ता है। तो इसी तरह से फिर कुछ ट्रांसपोर्ट्स इस तरह की होती हैं, जैसे अगर हम वाटर ट्रांसपोर्ट देखें तो वो भी काफ़ी सुस्त रफ्तार है, ठीक है, स्लो, ज़ाहिर है उसने जाना होता है जहाज़ ने, और उस पर फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, और जो मॉइस्चर होता है हवा में वो भी बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है, और फिर वहाँ पे आपको पैकिंग के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पैकिंग जो है वो हर लिहाज से टाइट और बहुत ज़्यादा रैपिंग चीज़ों की करनी पड़ती है। तो इसी तरह से अगर हम फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट देखें तो उसके भी इसी तरह से अगर मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी हैं, कि वहाँ पे गुंजाइश जो है कैपेसिटी कम होती है और ख़तरनाक सामान आप कैरी नहीं कर सकते, लाइक जो कि आग पकड़ सकता है, जैसे परफ्यूम्स हैं या इस तरह के कुछ केमिकल्स हैं, तो उनको भी आप नहीं भेज सकते हैं। और दूसरा ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, इस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और फिर डेंजर भी होता है कि खुदा न खास्ता अगर क्रैश हो गया तो फिर आपका सामान जो है उसका भी ज़ाहिर है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि उसमें जानी नुकसान का भी फिर ख़तरा लाक रहता है। तो ये हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का चैप्टर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यू विल हैव टू टिक मार्क ऑल दीज MCQs and the short answers which are given at the end of the chapter. Then in the next video we will start our next chapter. Till then, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।